वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न लीजिए आज का। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई अथवा व्यक्तिगत फर्म का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में, तो देखिए जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र में एक तरह से ऐसी आर्थिक समस्याएं जिनका संबंध या ऐसे आर्थिक चर जिनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ में होता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र होता है उसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। संपूर्ण किसी प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है उसका अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन हमारा होना चाहिए डी होना चाहिए। ठीक है, उपरोक्त सभी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, समष्टि अर्थशास्त्र हैं, उसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, किसी प्रदेश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, या जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र होता है वो भी एक तरह से समष्टि अर्थशास्त्र का ही भाग होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो समष्टि अर्थशास्त्र उसमें हम बिजनेस साइकिल, जो व्यापार चक्र होते हैं उसका अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है। एक्सचेंज रेट, जो विनिमय दर होती हैं उसका अध्ययन हम करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है? तो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित जो अर्थशास्त्री हमारे सार्जेंट हैं, येलेन हैं और थालेर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है सी, ठीक है, वो समष्टि अर्थशास्त्र के साथ में संबंधित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है? ठीक है, हमारे पास में कुछ अवधारणाएं लिखी हुई है, कुछ टॉपिक हमारे पास में है, तो इनमें से कौन सा टॉपिक जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र का नहीं है? तो देखिए जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो फिस्कल पॉलिसी जो राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा बनाई जाती है उसका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ में होता है। तो राजकोषीय नीति जो है वो एक तरह से समष्टि अर्थशास्त्र में आएगी। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति, वो भी एक तरह से संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ में होती है। और जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है, पूर्ति पक्ष के अर्थशास्त्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होता है, समष्टि अर्थशास्त्र का ही भाग होता है। जो एकाधिकार बाजार है, मोनोपोली मार्केट की जो स्टडी है वो हम किस में करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, एकाधिकार बाजार जो मोनोपोली मार्केट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का टॉपिक नहीं है। अगला देखिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इज द, ये जो पुस्तक है, ठीक है, द जनरल थ्योरी पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1936 में। ठीक है, विश्व में जब मंदी की स्थिति आई थी, विश्वव्यापी मंदी कब आई थी? ग्रेट डिप्रेशन 1929 में। और इसका जो प्रभाव है वो कब तक रहा था? 33 तक हम कह सकते हैं। मुख्य रूप से जो आर्थिक मंदी का दौर था विश्व में वो 1929 से लेकर 33 की अवधि में रहा था। और उस समय एक तरह से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, ठीक है, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, उनके जो विचार थे जैसे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, बेरोजगारी की समस्या नहीं होती है, वो एक तरह से प्रचलित होते थे। लेकिन विश्व में जब मंदी की स्थिति आई थी, ग्रेट डिप्रेशन, तो उसके बाद में क्या हुआ था कि अर्थव्यवस्था में जैसे बेरोजगारी की जो दर थी, अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट थी वो एक तरह से क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे पुराने अर्थशास्त्री जो क्लासिकल थे, ठीक है, लेकिन इसमें बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी, ओवर प्रोडक्शन, अति उत्पादन की समस्या हो गई थी। तो ये जो समस्या उत्पन्न हो गई थी, इनको किस तरीके से दूर किया जा सके उसके बारे में जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उन्होंने विचार नहीं दिए थे। तो फिर 1936 में प्रोफेसर किन्स की बुक प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इस बुक का नाम क्या था? J.M. किन्स के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये कब प्रकाशित हुई थी? 1936 में। और इस पुस्तक में इन्होंने बताया था कि विश्व में ये जो मंदी की स्थिति है, बेरोजगारी की जो समस्या है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है।
अगला है, कुछ अर्थशास्त्री मॉडल कठोर समष्टि अर्थशास्त्री मॉडल माने जाते हैं और इन मॉडल के पीछे मुख्य अर्थशास्त्री कौन हैं? तो देखिए, हम व्यापार चक्र का जो वास्तविक सिद्धांत है, ठीक है, जो किडलैंड के द्वारा, प्रेस्कॉट के द्वारा दिया गया था, और जिसमें उन्होंने बताया था कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार में जो उतार चढ़ाव होता है वो किस वजह से होता है? वास्तविक आघातों के कारण, जो रियल शॉक्स होते हैं उसके कारण होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसके पीछे जो मुख्य अर्थशास्त्री वो कौन से हैं? किडलैंड भी हैं और प्रेस्कॉट भी हैं, दोनों हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला देखिए, फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी। ठीक है, यहाँ पे आरबीसी जब हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो ये आपका होता है रियल बिजनेस साइकिल। ठीक है, हिंदी में इसको हम कहते हैं वास्तविक व्यापार चक्र। ठीक है, और वास्तविक व्यापार चक्र क्या होता है उसको हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, वास्तविक व्यापार चक्र को शॉर्ट में एक तरह से क्या कहा जाता है? आरबीसी, रियल बिजनेस साइकिल। अब देखिए, अगला है, वास्तविक व्यापार चक्र कौन से समष्टि अर्थशास्त्र उतार चढ़ाव बताता है? देखिए, व्यापार चक्रों के बारे में अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि हिक्स का सिद्धांत है, आपका सैमुअल्सन का है, ठीक है, जो एक तरह से गुणक और त्वरक पे आधारित हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने व्यापार चक्रों के बारे में सिद्धांत दिए थे। तो देखिए, जो अमेरिकन न्यू क्लासिकल स्कूल है, जिसकी समयावधि हम मानते हैं 1980 के दशक में, तो ये जो 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, इसमें मुख्य रूप से नाम आ जाता है आपका, जैसे कि किडलैंड हो गया, प्रेस्कॉट हैं, प्लोजर हैं और मेनकीव है। जैसे इन्होंने एक तरह से क्या बताया था कि अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर में, उत्पादन में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसका मुख्य कारण क्या है? रियल शॉक्स, जो वास्तविक आघात होते हैं। ठीक है, वास्तविक आघात जिसमें से मुख्य रूप से हम तकनीकी आघात को शामिल करते हैं, जो एक्सोजीनियस एक तरह से टेक्नोलॉजिकल शॉक्स, या इनको हम एक तरह से पूर्ति पक्ष के आघात भी कहते हैं। आघात की जगह आपका झटके शब्द भी लिखा हुआ सकता है। ठीक है, झटके। तो ये जो रियल शॉक्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल शॉक्स जिनको हम कहते हैं, ये एक तरह से मुख्य रूप से एक्सोजीनियस भी होते हैं और इसके अलावा और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार के उतार चढ़ाव की बात करता है? तो देखिए, एक्सोजीनियस जो होते हैं उसकी बात तो करता है, लेकिन मुख्य रूप से इनको हम किस में शामिल कर सकते हैं? अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, मतलब ऐसी इवेंट्स, ऐसी घटनाएं जिनका पहले से अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, वास्तविक परिवर्तन कौन से होते हैं? टेक्नोलॉजिकल शॉक, जैसे कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन हो जाए, जो फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति है, उसमें परिवर्तन हो जाए। तो इनमें परिवर्तन होने से क्या होता है? अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है, और इनको एक तरह से क्या कहा जाता है? रियल शॉक्स कहा जाता है, वास्तविक झटके या वास्तविक आघात कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, द केन्जियन इकोनॉमिक्स मेनली फोकस ऑन। ठीक है, जो केंजी अर्थशास्त्र हैं वो मुख्य रूप से किसके ऊपर इनमें से फोकस करता है? तो देखिए, राष्ट्रीय आय की हम बात करें तो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में केंजी अर्थशास्त्र बताता है। फर्म का संतुलन और साधनों का जो आवंटन है, ये दोनों हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के साथ में संबंधित हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। ठीक है, जो केंजी अर्थशास्त्र है वो राष्ट्रीय आय के बारे में बात करता है। अगला देखिए, राष्ट्रीय आय बराबर होती है। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आय का जो स्तर होता है वो उस अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन, या हम कह सकते हैं कुल रोजगार के बराबर होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का जो स्तर होगा वो किसके बराबर होगा? कुल रोजगार के स्तर के बराबर होगा। तो इसमें आपका कौन सा आंसर से होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक केंज के सिद्धांत का मुख्य तत्व है? ठीक है, केंज का जो सिद्धांत है, किन्स का, ठीक है, केंज भी हम कह सकते हैं, कहीं कहीं पे इसका नाम किन्स भी लिखा हुआ जाता है। ठीक है, तो प्रोफेसर किन्स का जो सिद्धांत है
कौन सा सिद्धांत? आय एवं रोजगार का सिद्धांत है। तो इन्होंने क्या बताया था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का जो निर्धारण होता है वो मुख्य रूप से प्रभावपूर्ण मांग के ऊपर निर्भर करता है, इफेक्टिव डिमांड के ऊपर। और जो इफेक्टिव डिमांड होती है, प्रभावपूर्ण मांग होती है, उसका निर्धारण किसके आधार पर होता है? समग्र मांग और समग्र पूर्ति के आधार पर, जहां पे समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। और मुख्य रूप से उन्होंने यहाँ पे समग्र मांग की बात की है, क्योंकि समग्र पूर्ति को उन्होंने क्या मान लिया था? स्थिर मान लिया था। अल्पकाल में समग्र पूर्ति क्या होती है? स्थिर होती है। इसलिए अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का जो निर्धारण है वो समग्र मांग के ऊपर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? समग्र मांग फलन। ठीक है, ऑप्शन बी। और समग्र मांग फलन में उपभोग फलन और निवेश फलन दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे।